हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लास्ट वीडियो लेक्चर में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी स्टार्ट किया था और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के पॉइंट्स आप स्टडी कर रहे थे। लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम लोग पढ़ने वाले थे स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। अब सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स होता है। तो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग किस तरह से होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग कैसे होता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसे होता है, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग कैसे होता है, उसको हम लोग इस लेक्चर में बारी बारी से स्टडी करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं, लिखिए स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये आपका रीडिंग होगा, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ये आपका टॉपिक है। सबसे फर्स्ट हम लोग इसको कंसीडर करते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को इस तरह से मैं लिखा हूं, वो इस तरह होते हैं। यहाँ सेंट्रल मेटल एटम होता है और इस तरह से उसमें 6 लिगेंड्स होते हैं और ये सभी जगह पर लिगेंड्स होते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन के लिए 6 लिगेंड्स की जरूरत होती है। तो ये 1 2 3 4 5 6 लिगेंड्स हैं। ये जो सेंट्रल मेटल एटम है इसके डी ऑर्बिटल्स है, डी ऑर्बिटल्स। तो जब ये डी ऑर्बिटल्स फ्री स्टेट में होता है तो ये सारे डी ऑर्बिटल्स मींस dx/, dy/z, dxz, dx² and dz squares. All these 5 d orbitals are degenerate. Degenerate means all the orbitals having same energy. All orbitals having same energy. तो जब सारी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है तो सच टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो जब ये फ्री स्टेट में होती है तो इनकी जो डी ऑर्बिटल्स होती है उनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है कि ये डीजेनरेट है। और इस डीजेनरेट वाले कंडीशंस को ये इस तरह से दिखाया जाता है। मान लेते हैं ये डीजेनरेट। अब क्या होता है कि जब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, या मान लेते हैं लिगेंड्स आ रहे हैं, तो लिगेंड्स आ रहे हैं इस ओर से लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने का, यहाँ से भी अप्रोच करेंगे, यहाँ भी अप्रोच करेंगे, यहाँ अप्रोच करेंगे, एक अप्रोच करने का, एक ये दो तकलीफ में ये दो इस जगह से ये अप्रोच करेंगे। लेकिन आप देखो यहाँ जो ऑर्बिटल है dxy, dyz, dxz, ठीक है। यदि मान लेते हैं एक x एक्सिस है, एक y एक्सिस है, एक z एक्सिस है, तो ये dxy है, तो x और y के मिडिल में ये होगा। ये जो d ऑर्बिटल्स होंगे, देखिए लिगेंड यहाँ से अप्रोच कर रहा है, राइट, ध्यान से देखिएगा, लिगेंड यहाँ से अप्रोच कर रहा है, लेकिन ये dxy x और y प्लेन में होंगे, वो यहाँ होंगे। dyz yz प्लेन में होंगे, dxz xz प्लेन में होंगे, ठीक है। लेकिन लिगेंड तो इस एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे, यानी एक्सिस के अलोंग दो ऑर्बिटल्स है, एक dz² है और एक dx² y² है। तो ये जो 3 ऑर्बिटल्स होंगे, ये जो d ऑर्बिटल्स होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, राइट, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन अब क्या होता है कि जब ये लिगेंड से अप्रोच करता है
ठीक है। तो ये दोनों जो d ऑर्बिटल्स है वो along एक्सिस है, तो यह भी along एक्सिस है, और लिगेंड भी क्या है, along एक्सिस ही अप्रोच कर रहा है, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं वो x और y वो इस तरह के दोनों 45 डिग्री से होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये जो ऑर्बिटल्स हैं, फिर से इसको समझिए, ये हमने एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स माना है, इसमें ये सेंट्रल मेटल एटम है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन के लिए 6 लिगेंड्स की जरूरत होती है। लिगेंड्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वैकेंट ऑर्बिटल्स में। ये वैकेंट ऑर्बिटल्स किसके, d ऑर्बिटल्स के। d ऑर्बिटल्स 5 टाइप्स के होते हैं। जब यह लिगेंड्स अप्रोच नहीं करता, ठीक है, तो जब ये फ्री होता है तो उस कंडीशंस में ये ऑर्बिटल्स डीजेनरेट होते हैं, इनकी एनर्जी सेम होती है। अब मान लिया ये 6 लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाने के। अब जब ये 6 लिगेंड्स अप्रोच करेंगे तो देखिए ये और ये ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये dxy है तो yxy प्लेन में, तो वो यहाँ है। ये yz प्लेन में, तो यानी कि ये जो एक्सिस के मिडिल में होगा, ठीक है। तो एक ऑर्बिटल इसका जो है वो यहाँ पर है एक्सिस के मिडिल में dxy, लेकिन लिगेंड्स यहाँ से अप्रोच करो, ठीक है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये जो d ऑर्बिटल्स इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों में रिपल्सन होगा, लेकिन ये जो एक्सिस है dx² dz², ये उस देखिए जिसके अलोंग ये है, जैसे dz², z यहाँ पर है, और इसी के अलाउंग ये लिगेंड्स भी आ रहे हैं, तो लिगेंड भी इलेक्ट्रॉन, लिगेंड में भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन, दोनों में रिपल्सन ज्यादा होगा। तो जो ये एक्सिस के अलाउंग है, ये एक्सिस के अलाउंग है, ये जो दोनों ऑर्बिटल्स है उसमें रिपल्सन ज्यादा होगा, जिसके कारण इन तीनों ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड्स के बीच की जो रिपल्सन होगी उसमें, तो इसकी इन तीनों की एनर्जी कम होगी, ये दोनों की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। जबकि पहले सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या थी, इक्विवेलेंट थी, सारे ऑर्बिटल्स क्या थे, डीजेनरेट थे। लेकिन जैसे ही ये लिगेंड से अप्रोच किए फॉर द डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो वैसे इस पहले ये क्या होते हैं, इन दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ गई और इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी इसके रिस्पेक्ट में घट गई, ठीक है। तो अब जब ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल ये बना लेता है तो इसकी ये इस तरह से ही हो जाता है, उसको ऐसे हम लोग दिखा सकते हैं, ये स्फेरिकल सिमेट्रिकल हो। और इस सभी में क्या होते हैं, इसकी एनर्जी, इसे हम लोग कहते हैं इस सिचुएशंस में जो एनर्जी होती है वो होती है एवरेज एनर्जी ऑफ d ऑर्बिटल्स। ये एनर्जी अब क्या होगी, एवरेज एनर्जी। एवरेज एनर्जी। अब इसमें इस सेंटर्स में इसकी जो एनर्जी होती है वो एवरेज हो गई, एकदम न्यूट्रल हो गई, न ज़्यादा है न कम है। ये जो है एकदम ये सिमेट्रिकल फेज में आ गए। अब क्या होते हैं, यहाँ से ये स्प्लिट कर जाते हैं दो एनर्जी लेवल में, ऐसे और ये ऐसे। और ये जो लाइंस होती हैं वो इसको कहते हैं, ये जो लाइंस होते हैं उसको बोलते हैं बारी सेंटर, इसको बोलते हैं बारी सेंटर। और इस लाइन से ये ऊपर में इतने स्प्लिट कर गए और ये नीचे में इतने स्प्लिट कर गए, तो ये हो गए dxy, dyz, dxz, ये हो गया dx², y² एंड dz²। तो ये जो स्प्लिटिंग हो गया, ठीक है, इन टू डिफरेंट एनर्जी लेवल, that is called a splitting of d orbitals in a octahedral complex। तो octahedral complex में जब इसका स्प्लिटिंग हो गया dxy, dyz, dxz, जिसकी एनर्जी कम होती है उसको बोलते हैं T2g, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसको बोलते हैं EG। ऐसा, तो ये दो एनर्जी लेवल में स्प्लिट अप कर गए, एक T2g और दूसरा EG में ये स्प्लिट अप कर गए। अब इसकी एनर्जी, ये जो बारी सेंटर थी, इससे इसकी एनर्जी इतने डिक्रीज हो गए, ये हो गए -0.4 डेल्टा नॉट फॉर ऑक्टाहेड्रल।
अब यहाँ पर ये क्या है, 0.6 डेल्टा नॉट से इसकी एनर्जी बढ़ जाती है रिपल्सन ज़्यादा होने के कारण, इसमें रिपल्सन नहीं हो रही, इसके ए हो जाते हैं। तो इस तरह से ये जो स्प्लिटिंग हो गया, दैट स्प्लिटिंग इज कॉल्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यानी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो एनर्जी लेवल्स होती हैं उनका स्प्लिटिंग जो होता है वो दो एनर्जी लेवल में होता है, एक को ईजी कहते हैं और दूसरे को टी टू जी कहते हैं। बात समझ में, तो ये स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स थे, तो दो एनर्जी लेवल में स्प्लिट करें, राइट। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFSE। नेक्स्ट CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इसको शॉर्ट में लिखेंगे CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब ये क्या होता है कि यहाँ से अभी हम लोगों ने देखा कि ये टोटल एनर्जी डिफरेंस कितनी होती है, तो T2G और EG, ठीक है, दो एनर्जी लेवल में ये स्प्लिट कर गए थे, तो T2G और EG दोनों के बीच की जो एनर्जी डिफरेंस होती है दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो ये दोनों के बीच की एनर्जी डिफरेंस होती है, यानी इसको डिफाइन कर सकते हैं, द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द टू सेट्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। जैसे ये दो सेट में कन्वर्ट, ये स्प्लिट कर गए, एक T2G और एक EG, इन दोनों के बीच की जो एनर्जी डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए कुछ फॉर्मूले का यूज किया जाता है, वो क्या होता है उसको, therefore crystal field stabilization energy CFST that is equal to minus 0.4 x plus 0.6 y, इसको आप याद रखें, where x equal to number of electrons presenting T2G and y equal to number of electrons presenting EG। तो एक ही है T2G में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा EG में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक, जैसे अब देखिए, मान लेते हैं हमारे पास डी में, अब इसकी कैसे हम लोग निकालते हैं उसको, मान लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन डी में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब डी में 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसमें सिचुएशन होता है
ठीक है, डी में 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो दो सिचुएशन, क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या वीक लिगेंड्स ऐसे। तो जो डी ऑर्बिटल्स है इसमें स्प्लिटिंग ऐसे हो, ये Eg का और ये T2g का, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ये लिगेंड्स क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स क्या होता है आपको पता है, वो डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का क्या करता है पेयरिंग करा देता है। तो सबसे पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 ये 4 यहाँ पर आते हैं। दूसरा यदि ये वीक लिगेंड्स होते तो वीक लिगेंड्स समझ में होते, ये Eg का है और T2g ये होगा T2g। अब इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स थे 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें पेयरिंग तो होगा ही नहीं क्योंकि वीक लिगेंड्स है। तो देखिए 1 ये 2 ये 3 ये 4 इसमें ऐसे समझ में आ रही। तो जब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हो तो यहाँ पर अब निकालेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी माइनस 0.4 इंटू नंबर ऑफ एक्स है ना, एक्स क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन T2g। T2g में कितने इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 4 प्लस 0.6 इंटू जो Eg है उसमें इलेक्ट्रॉन है नहीं है क्या है 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए 4 4 जा 16 माइनस 1.6 ये हो गया आपका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो इसको आप हटा दे सकते हैं, आपका हेडल कॉम्प्लेक्स नहीं भी लिखे ना फिर भी बताइए आप तो अपना हेडल में निकालेंगे यहाँ से। तो ये 1.6 आ गया क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। जब ये वीक फील्ड लिगेंड हो गए और हमारे पास डी में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो निकाल लीजिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी माइनस 0.4 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन T2g 1 2 3 तो यहाँ 3 लिखिए प्लस 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए 4 3 12 माइनस 1.2 और ये प्लस 0.6 इक्वल टू माइनस 0.6। ये देखिए आपका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब यदि मान लेते हैं दूसरे सिचुएशन लेते हैं, यदि डी में 5 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट सिचुएशन डी हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन्स और इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स देखिए कैसा होगा, ये Eg है और T2g तो ऐसे होंगे T2g। तब इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स थे 5 इलेक्ट्रॉन्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है पेयरिंग होगा तो पहले देखिए 2 3 4 5 पेयर अप होंगे। अब जब यदि वीक फील्ड लिगेंड्स हो तो देखिए ऐसा ये हो गया Eg और ये हो गया T2g। 5 इलेक्ट्रॉन्स थे तो 1 2 3 4 5। अब इन दोनों कंडीशंस में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फाइंड आउट कीजिए। नेक्स्ट देखिए इस सिचुएशन में ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के सिचुएशन है, ये वीक फील्ड लिगेंड का सिचुएशन है। तो देखिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड देखिए माइनस 0.4 इंटू टोटल इलेक्ट्रॉन्स 5 हो गए प्लस 0.6 इंटू इलेक्ट्रॉन्स 0 तो 0 हो गए। अभी कितने हो गए 5 का 20 यानी माइनस 2.0। यदि ये वीक फील्ड लिगेंड्स होंगे तो यहाँ निकालिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इस सिचुएशंस में आप निकालें तो माइनस 0.4 इंटू इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 1 2 3 यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कीजिए प्लस T2g में कितने इलेक्ट्रॉन्स 1 और 1 2 यहाँ हो गए 0.6 इंटू 2 इक्वल टू माइनस 1.2 4 की 12 और ये प्लस 6 गुना 12 1.2 ये दोनों कैंसिल हो गए तो कितने आ गए 0। यानी इस सिचुएशन में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या आ गया 0 आ गया। नेक्स्ट देखिए यदि आपके पास ऐसे हो नेक्स्ट कंडीशन यदि डी में 6 इलेक्ट्रॉन ठीक है तो ये क्या हो गया इस तरह से
ये इजी हो गए, ये T2G हो गए, ठीक है। अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड के कंडीशन में कंसीडर हो रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 पेयरिंग होगा ना पहले, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, ये इजी है और ये T2G, ठीक है। यहाँ वीक फील्ड लिगेंड्स है तो पेयरिंग नहीं होगा, तो 1 2 3 4 5, अब यहाँ से 6 ऐसा होगा। तो जब यहाँ से ऐसे होंगे तब इनके लिए इस सिचुएशन के लिए क्या होगा, अब निकालिए, देखिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू -0.4, ठीक है, और इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 246 और प्लस 0.6 इंटू 0, और यहाँ पर चौका 24 यानी 2.4 माइनस, ये निकल गया। यहाँ निकालिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, यहाँ से देखिए -0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन T2G, तो 2 3 4 यानी 4 प्लस 0.6 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन EG दैट इज इक्वल टू 2। ये कितने हो गए, -1.6 प्लस 1.2। अब इसको आप घटा दीजिए तो कितने आ जाएगा, -0.2। इस तरह से आप डिफरेंट सिचुएशंस के लिए, ठीक है, डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यदि प्रेजेंट होते हैं p ऑर्बिटल्स में, तो उस कंडीशंस में आप क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और बता सकते हैं। हम लोगों ने ये पढ़ा था हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो देखिए जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं वह मोर स्टेबल होता है इन द रिस्पेक्ट ऑफ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो हम लोगों ने ये पढ़ रखा है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होती है, देखिए हम लोगों ने पढ़ रखा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ये हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है। तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कब होते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड्स, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कब होते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तो जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं वो मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल इन द रेस्पेक्ट ऑफ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये मोर स्टेबल होते हैं और ये लेस स्टेबल होते हैं। अब ये देखिए तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कब होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड की सिचुएशन में। तो ये क्या थे, वीक फील्ड लिगेंड की सिचुएशन में, ये क्या थे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के सिचुएशन में, ठीक है। अब ये कितने 2.4, ये कितने -0.4, तो इन दोनों ही सिचुएशन में ये कम है और ये ज्यादा है। क्या है बताइए, जो निगेटिव साइन है या भी निगेटिव है या भी निगेटिव है, तो निगेटिव में जितना ज्यादा होता है वो उतना ही कम होता है। तो अब आप यहाँ से देख लीजिए, तो जो लो स्पिन होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे, ये हाई स्पिन होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे लो स्पिन के रिस्पेक्ट में। तो ये बातें आप याद रखेंगे। जो डेल्टा ए और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की जो मैग्नीट्यूड होती है वो डिसाइड करता है कि लो स्पिन बनेंगे या हाई स्पिन बनेंगे। ये जो लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं इसको दूसरी तरह से भी समझा जा सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ पेयरिंग एनर्जी। On the basis of pairing energy can also be explained on the formation of weak field ligand, ये high spin complex and low spin complex। जैसे अब देखिए pairing energy, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं pairing energy क्या है।
हम लोग सीखते हैं ये पेयरिंग एनर्जी क्या होता है, और इसके आधार पर हम लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बनेंगे उसको चेक करते हैं। पेयरिंग एनर्जी, हम लोगों ने देखा इन केस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स वो क्या होते हैं, पेयर्ड हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स में। लेकिन वीक फील्ड लिगेंड्स के प्रेजेंस में एनर्जी का पेयरिंग, ये इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग करने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत होती है वो हाई होती है, और उतनी एनर्जी वहाँ अवेलेबल नहीं होता। यानी ऐसा पेयरिंग एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर pairing the electrons present in inner d orbitals of central metal atoms। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होते हैं कि यदि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं, देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में क्या होते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये सॉरी लो स्पिन, ये हम बिग फील्ड लिगेंड्स पे कंसीडर करते हैं, इसमें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। अभी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स यानी पेयरिंग नहीं हो पाया, पेयरिंग नहीं हो पाया, उसकी रीजन क्या हो गए, बिकॉज हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, pairing of electrons, and this can be written as delta naught, ठीक है, is less than P, means pairing energy is high in the respect of delta naught। तो ये ऐसा होता है कि यदि डेल्टा नॉट की वैल्यू लेस देन हो, डेल्टा नॉट लेस देन P हो, इसका मतलब पेयरिंग नहीं होता है। और ये कब कंडीशन आएगा, वीक फील्ड के कंडीशंस में। जब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड हो तो इस कंडीशन में क्या होता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। जब ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, इसका मतलब पेयरिंग करने में एनर्जी कम लगती है, तभी तो इजीली हो गया। यानी दिस सिचुएशन को हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, डेल्टा नॉट वुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ P, और इस सिचुएशंस में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि डेल्टा नॉट की वैल्यू, जो डेल्टा नॉट की वैल्यू यदि ग्रेटर देन होती है P से तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, डेल्टा नॉट लेस देन P होता है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशंस होता है। यहाँ से तो हम लोगों ने देखा कि पेयरिंग एनर्जी क्या होता है, और जब पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू क्या होगी तो किस सिचुएशंस में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा और किस सिचुएशंस में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। नेक्स्ट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। Magnetic properties of complex depends on the number of unpaired electrons. It depends on the number of unpaired electrons. Number of unpaired electrons. और इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हम लोग मेजर करते हैं बोर मैग्नेटॉन में, और वो क्या होता है म्यू, ठीक है, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और म्यू दैट इज इक्वल टू रूट अंडर n इंटू n प्लस 2 Bm। Bm is the Bohr magneton, where n is the number of unpaired electrons, where n equal to number of unpaired electrons। यानी जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसकी वैल्यू आप वहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और उसकी मैग्नेटिक बिहेवियर को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होगा तो क्या होगा, पेयरिंग एनर्जी कम होगा तो क्या होगा। तो हम लोगों ने सीखा कि यदि पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो जब पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड नहीं होगा इनर डी ऑर्बिटल्स में।
वो ज़्यादा से ज़्यादा अनपेयर्ड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे और उस सिचुएशन में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। जब पेयरिंग एनर्जी कम होगा तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा और इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसकी मैग्नेटिक बिहेवियर उतनी ही ज़्यादा होगी। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करूँगा यहाँ से। ओके, वेरी वेरी